हेलो गाइस, अपने रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल अयोध्या में स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मयंक सर आपको जियोग्राफी का पोर्शन पढ़ाते हैं और हम आपको यूपी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी पेट के कोर्स को 20 अक्टूबर तक समाप्त करने का हमारी टीम ने एक निर्णय लिया है, एक दृढ़ संकल्प लिया है कि बच्चों को 20 अक्टूबर तक हर हाल में कोर्स को कंप्लीट कराकर दे दिया जाए, जिससे बच्चे अपना सही समय पर सही सटीक तैयारी कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। मैंने बताया था आपको, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से दो दिशा में नदियां निकलती हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, जैसा कि आपको पता है। इसके पहले आप लोगों ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया होगा। तो मैं आशा करता हूं आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में, अरबियन सी में मूव करके पश्चिमी ढाल का अनुसरण करते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में आप अच्छे से नोट करिए। कहीं पे कापी और कलम को निकालकर अच्छे से बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बिग मैपिंग के रूप में इसे दर्शाते हुए चलिए हमारे साथ। आपको 100% याद हो जाएगा। यहां से यूपी पेट में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो आपको एक बेहतरीन नोट के साथ मेरे साथ लगना होगा, जिससे आपका एक बेहतरीन नोट से कंप्लीट हो जाए। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की सेशन की क्लास जबरदस्त की क्लास होने वाली है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम आगाज करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। पहली नदी की मैं बात कर लूं, लूनी नदी है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है। और ये लूनी नदी जो निकलती है वो अरावली पहाड़ी के पास से निकलती है। बात करें लूनी नदी तो राजस्थान में अरावली पहाड़ी है, वहीं पे एक मेवाड़ स्थान है, उसी मेवाड़ के स्थान से लूनी नदी का उद्गम होता है और दक्षिण पश्चिम के ढाल का अनुसरण करते हुए अपने जल को ये कच्छ की खाड़ी में गिरा देती है, दलदली भूमि में जाके समाहित हो जाती है, या किसी नदी में या किसी महासागर में या किसी अपने से बड़ी में नहीं मिलती है। जहां से निकलती है कुछ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लूनी नदी अपने ही रणभूमि में, रणकच्छ में समाहित हो जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो अपने ही रणभूमि में समाहित होती है, ना तो किसी सागर ना किसी महासागर में मिलती है, तो आप बोलेंगे लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी की थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। आइए, लूनी नदी, लूनी नदी की मैं बात करूं उद्गम इसका, तो उद्गम है राजस्थान। क्या है दोस्त? राजस्थान। राजस्थान में कहां से होता है? आप बोलेंगे पुष्कर झील, पुष्कर झील। और इसी पुष्कर झील के पास अरावली पहाड़ी, अरावली श्रेणी है। आप याद रखिए, अरावली श्रेणी इसी के पास से होता है और यह नदी आगे की तरफ बहती है और अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। कहां गिरा देती? सॉरी, अरब सागर में नहीं गिराती है, रणभूमि में, कच्छ की भूमि में समाहित हो जाती है। याद रखना, रणकच्छ में। यह भारत की एकमात्र नदी है जो अपने ही रणकच्छ में समाहित होती है। दूसरी में बात करूं, जब ये आगे की तरफ प्रवाहित होती है तो बीच में इसे सांभर झील मिल जाती है। जो सांभर झील एक लौड़िए खारे पानी की झील है। इसके पहले इसका पानी फ्रेश रहता है, पुष्कर झील के पास से निकलने के बाद आगे चलकर वो सांभर झील में जब मिलती है तो उसका पानी कैसा हो जाता? लौड़िए हो जाता। याद रखना इस बात को। आगे की तरफ थोड़ा चर्चा कर लें।
किन किन झीलों से मिलती है? पुष्कर से निकलती है, प्लस साबर में जब मिलती है जो एक लौड़ीय झील है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लौड़ीय झील की मैं बात करूं तो साबर झील है, जैसा आप जानते हैं। जब ये मिलती है तो मिलने के बाद इसका जल कैसा हो जाता है? खाली हो जाता है, लौड़ी हो जाता है, नमकीन ही हो जाता है। इसके पहले इसका कृष्ण। दोनों मिलने के बाद हम इस नदी को कहते हैं लवणवती नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे लवणवती कहते हैं, लवणवती नदी के नाम से भी जानते हैं। ये तो आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट नदी की बात कर लें हम, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी भी और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी के पास से ही निकलती है ये साबरमती नदी, और ये जिला है उदयपुर जिला। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। इसी उदयपुर जिले से इस नदी का उद्गम होता है, साबरमती नदी का उद्गम होता है। हम मिटा रहे हैं, आप पॉज करके आप रोक के वीडियो को अच्छे तरीके से आप इसे लिखते जाए। साबरमती की मैं बात कर लूं, साबरमती साबरमती का नदी का जो उद्गम है मेरे दोस्त, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। इसी अरावली पर्वत श्रेणी के पास उदयपुर जिला है, उसी में है अरावली पर्वत श्रेणी उदयपुर। यहीं से निकलती है ये नदी और निकलकर अपने जल को अरब खंभात की खाड़ी में, कहां पे? खंभात खाड़ी में, खंभात खाड़ी में गिरा देती है। याद रखें, किस खाड़ी में गिराती है? खंभात की खाड़ी में गिराती है, ये आपको पता है। ये जो साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी, इसी साबरमती नदी के किनारे राजस्थान से निकलने के बाद गुजरात जाती है, और गुजरात में जब पहुंचती है तो अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा है, जो गुजरात का एक शहर है। ये शहर किस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है? आप बोलेंगे यहाँ पे सूती वस्त्र के कपड़ों का उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात की राजधानी आप जानते हैं गांधीनगर है, और गांधीनगर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी का नाम है माही नदी। याद रखिएगा, माही। माही की चर्चा थोड़ा सा कर लें हम लोग। माही नदी, माही रिवर। माही रिवर के बारे में हम थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा इसमें और जान लीजिए। साबरमती नदी पर एक बांध है जिसको बोलते हैं पोई बांध। कौन सा? पोई। आप याद कर सकते हैं, पोई बांध गुजरात में ही है, इसी नदी पे है। साबरमती आश्रम भी यहीं पे है, इसी के किनारे बसा है। आपके लिए होमवर्क है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, ये आप बताएंगे, किसके द्वारा किया गया। माही नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये जो उद्गम है, इसका उद्गम क्षेत्र ये एमपी है, और एमपी में यहीं पे एक जिला है धार जिला। कौन सा? धार जिला। इसी धार जिले से इस नदी का उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद ये उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है नदी। उत्तर से पुनः दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए अपने जल को गुजरात के रास्ते, अपने जल को कहां गिरा देती? खंभात की खाड़ी में गिरा देती। बातें समझ में आ गई? लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण नदी है। मैं बात करूं, ये जो नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक जाते समय, एक आते समय। इसकी मैं बात कर लूं, यह नदी कर्क को 2 बार काटती है।
बातें आपको समझ में आ गया होगा। कर्क को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। आपके लिए होमवर्क है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, लेकिन हम बात करें अगर कर्क है तो मकर भी होगा, तो मकर को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आपके लिए होमवर्क। तीसरा क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? ये काफी महत्वपूर्ण है जो तीनों क्वेश्चन, तो आप याद कर लो। तो मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है उसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी, जो साउथ अफ्रीका में। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? आप क्या बोलेंगे? कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट नदी की बात कर लें थोड़ा सा हम लोग। आप इस टॉपिक को अच्छे से भली भांति से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी पेट के लिए विशेष तौर पर ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना आप कमेंट बेहतरीन से करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेशनल बढ़ता है, मनोबल हम लोगों का बढ़ता है, ऊंचा होता है टीचरों का मनोबल। तो मैं आशा करता हूं आप लोग ये जरूर कर दिए होंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की उद्गम की मैं बात कर लूं तो नर्मदा नदी का उद्गम तो पहली बात जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये अमरकंटक है। ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है, लेकिन ये मैकाल की सबसे ऊंचा शिखर है। मैकाल ये श्रेणी है, आप याद रखना। मैकाल, मैकाल पर अमरकंटक है, इसी अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। मैं थोड़ा सा बात कर लूं उद्गम की। उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल पर क्या? अमरकंटक ऊंचा शिखर स्थित है, अमरकंटक। इसी अमरकंटक से होता है और यह नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच से, मैं बात कर लूं किसके किसके बीच? सतपुड़ा। देखिए ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी, और ये नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। याद रखना कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा, ऐसे बटी हुई है। ये सतपुड़ा है, ये महादेव है, मैकाल है, लेकिन पूरा पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ऊपर जो है ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, आप देख भी रहे हैं। इन दोनों के बीच में ये नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी को काटते हुए एक भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे की तरफ प्रवाहित होती है और अपने जल को कहां गिरा देती है? खम्बात की खाड़ी में गिरा देती है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली, अरब इससे मैं लिखता हूं, इससे दिख नहीं रहा होगा, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 1300 लगभग 12 किलोमीटर है। आप याद रखना अच्छे से, 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट में पॉइंट की बात कर लूं, ये भ्रंश घाटी में बहती है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट आगे मैं चर्चा थोड़ा सा कर लूं, इस नदी पे जो है गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। गुजरात में क्या बनाया गया? गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, आप जानते हैं, इसी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा उसमें और बात कर लें, इसमें काफी महत्वपूर्ण चीज है जो उसमें बात करने जा रहे हैं।
ये नदी जब बहती है इन घाटियों के बीच में, दोनों पर्वत श्रेणी को काटकर इस घाटियों के बीच में जब बहती है, तब ये मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट के पास, भेड़ाघाट के पास ये नदी जो है जबलपुर में भेड़ाघाट है, और उस जबलपुर में भेड़ाघाट के पास काटते हुए विंध्य पर्वत श्रेणी को ऊंचाई से जब गिरती है, एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और उस धुआंधार जलप्रपात को हम कपिलधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। मैं बात कर लूं, ये नदी है, और ये नदी जब ऊपर से ऐसे बहेगी तो ये भेड़ाघाट में पहुंचती है। जब भेड़ाघाट, और ये भेड़ाघाट स्थान जबलपुर में है, यहां से जब काटती है, काटने के बाद जब गिरती है ऊंचाई से, तो एक जलप्रपात, प्रपात का निर्माण करती है, प्रपात का निर्माण, जिसे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात या कपिलधार, कपिलधार जलप्रपात। बात क्लियर होगी। जब ये भेड़ाघाट में प्रवेश करती है, तो जब विंध्य पर्वत श्रेणी को काटती है, तो एक पत्थर वहां पे, विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं, वहां संगमरमर के भी पत्थर पाए जाते हैं। जब विंध्य पर्वत श्रेणी को काटती है तो संगमरमर के ऊपर से बहती है, और संगमरमर के पत्थर को एकदम दुधिया कलर का बना दिया। कैसा बना दिया? दुधिया कलर का बना दिया। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, आप जरा याद रखिएगा। सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियों की मैं बात करूं, एक का नाम है दूधी, एक का नाम है तवा। दूधी नदी, तवा नदी और हिरना नदी, ये इसी की क्या है? सहायक नदी है। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट नदी की मैं बात कर लेता हूं ताप्ती के बारे में। ताप्ती, ताप्ती नदी का उद्गम आप कहां से देखिएगा, ये बैतूल पहाड़ी है, ये जो हिस्सा है ये बैतूल है। इसी एमपी में बैतूल पहाड़ी है, और बैतूल पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, और महाराष्ट्र के रास्ते, इसके महाराष्ट्र के रास्ते, गुजरात के रास्ते होते हुए ये अपने जल को कहां गिरा देती है? कहां गिरा देती है? खम्बात की खाड़ी में गिरा देती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्गम की मैं बात कर लूं, उद्गम होता है एमपी। एमपी में कहां से? बैतूल पहाड़ी से होता है दोस्त। कहां से होता है? बैतूल पहाड़ी से। बात क्लियर हो? बैतूल पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट मैं बात कर लूं, ये पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते होते हुए अपने जल को कहां गिरा देती है? खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। प्रश्न ये है कि ये नदी सबसे लंबी दूरी किस राज्य में करती है? आप बोलेंगे महाराष्ट्र में सबसे लंबी दूरी तय करती है। वही नर्मदा की मैं बात कर लूं तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। सॉरी, मध्य प्रदेश में ही तय करती है, आप याद रखना, राजस्थान में नहीं करती है। यह अरब सागर में गिरने वाली, प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? दूसरी सबसे लंबी, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा इसको लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लूं, आगे चल के थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस नदी के बारे में। इस नदी पे जो है उकाई परियोजना बनाई गई है। उकाई परियोजना, इस नदी पे कौन सी परियोजना है? उकाई। और ये उकाई परियोजना है कहां? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, उकाई परियोजना। परियोजना की मैं बात कर लूं थोड़ा सा, उकाई परियोजना, और ये है कहां? तो आप बोलेंगे गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। गुजरात में कहां पे है? तो आप बोलेंगे सूरत में। सूरत शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। आप भली बात परिचित हो गए होंगे, बातें क्लियर हो गया। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन
भड़ौच जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का भड़ौच शहर। भड़ौच शहर, बातें क्लियर हो गया। सूरत और भड़ौच, सूरत कहां पे है? ताप्ती। मैं भड़ौच की बात करूं, भड़ौच तो नर्मदा के किनारे स्थित है। आगे चले, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। ये जितनी सारी नदियां थी अब तक, जितना मैंने पढ़ा नर्मदा और ताप्ती के बारे में, ये मध्य भारत से निकल रही थी। क्योंकि मध्य भारत की मैं बात करूं, ये भी भ्रंश घाटी में ही बहती है। कैसी बहती है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यहाँ पे फॉल्ट का निर्माण हुआ, प्लेटें आपस में टकराई, या मैग्मा का जब निर्माण हुआ, मैग्मा की वजह से यहाँ पे कुछ फॉल्ट जैसी स्थितियां बन गई इस क्षेत्र में, जैसे देखिएगा। बात समझना, ऐसे दोनों तरफ ये क्या हुआ, यहाँ पे प्लेटें किनारे किनारे टकरा गई। प्लेटें एक, यहाँ पे एक भ्रंश फॉल्ट हुआ, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, और यहाँ पे किनारे किनारे फॉल्ट हो गया, और फॉल्ट के कारण ये हिस्सा नीचे की तरफ दब गया। कल्पना करो, मैग्मा टक्कर मारा होगा नीचे से, और प्लेटें एक दूसरे से दरारें पड़ी होंगी, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों तरफ मैग्मा की वजह से। और बीच में दरारें जब पड़ गई तो बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस गया, और उसमें से के बीच से नदियां बह रही हैं, नर्मदा। इसीलिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है एक ब्लैक माउंटेन है। क्या है? ब्लैक माउंटेन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चमेर, मांडवी और जुआरी और रोचर। ये जो चार नदियां हैं गोवा की नदियां हैं, लेकिन निकलती हैं कर्नाटक से। कहां से निकलती? ये जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, ये सारी नदियां पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलकर अपने जल को अरब सागर में गिरा देती। अरब सागर में आप जानते हैं गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का नहीं करती। डेल्टा का निर्माण बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां करती हैं। एस्चुरी क्या है? एस्चुरी, आप एक लोटा पानी ले लीजिए और एक लोटा पानी को ऊपर से जमीन पर गिराइए, जो वी आकार का गड्ढे बन जाता है, वी आकार का जो गड्ढा बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर बनता है गड्ढा, तो उसे हम बोलते हैं एस्चुरी। बातें क्लियर होगी? ये पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियां निकलती हैं, ऊंचाई से उनका वेग तेज होता है, और वेग तेज होने के कारण जहां गिरती है वहां पे एस्चुरी का निर्माण कर देती हैं। दूसरी बात तो ये पश्चिमी घाट से निकलकर नदियां जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नद मुख का मतलब क्या होता है? ज्वार नद मुख, ज्वार का मतलब होता है जो ज्वार भाटा से संबंधित जब नदियां ऊंचाई से निकलेंगी ऐसे। ये अरब सागर है, कल्पना करो अरब सागर। यहां से नदियां ऊंचाई से निकलेंगी ढाल को लेकर, बड़ी तेजी से लहर को क्या करेंगी? अरब सागर को पीछे की तरफ धकेल देंगी, और जब धकेलती हैं तो एक लहर बड़ी भयानक ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है समुद्र का जल, जिसे ज्वार कहते हैं। नदी द्वारा किया जाता है। नद मतलब नदी द्वारा किया जाता है, मुख मतलब मुहाने पर किया जाता है, इसीलिए इन नदियों को ज्वार नद मुख के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आई? तो हम बात कर रहे हैं कि गोवा की प्रमुख नदियों के बारे में। इसके बारे में गोवा की नदी, जो गोवा की प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम है चमेर नदी, एक का नाम है मांडवी नदी, और एक का नाम है जुआरी नदी, और एक को बोलते हैं रोचल नदी। ये गोवा की प्रमुख नदियां हैं, लेकिन ये निकलती कहां से हैं? तो बात करें निकलने की बात करेंगे तो कर्नाटक से निकलती। कहां से निकलती? कर्नाटक से।
इनमें दो काफी महत्वपूर्ण नदी है, इन्हीं दोनों के बारे में मुझे पढ़ना होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे मांडवी के बारे में, मांडवी का उद्गम। मांडवी उद्गम की मैं बात कर लूं तो ये कर्नाटक से होता है उद्गम। कहां से होता? कर्नाटक से। नेक्स्ट में बात करूं, कर्नाटक से तो होता लेकिन गोवा के रास्ते प्रवाहित होती है और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी आप जानते हैं, ये गोवा की सबसे लंबी नदी है, आप उसको याद रखना मेरे दोस्त, गोवा की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट इतना पॉइंट को जरा आप ध्यान पूर्वक से नोट करें क्योंकि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चले आगे बढ़े। इसी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। आप याद रखना क्या स्थित है? पणजी, जो गोवा की राजधानी है पणजी, इसी नदी के किनारे क्या स्थित है? स्थित है। इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। आप याद रखना, गोवा की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं। सबको बचा के रखी है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जुआरी के बारे में। जुआरी के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये गोवा की सबसे लंबी नहीं है, सबसे लंबी जुआरी नदी है। सबसे लंबी जुआरी नदी। जुआरी के बारे में आइए थोड़ा सा बात कर लेंगे। जुआरी की मैं बात करूं, जुआरी नदी के बारे में, इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक है। कहां से निकलती है? कर्नाटक। ये गोवा की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये गोवा की क्या है? सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखना। इसी नदी के मुहाने पे मरमो गांव बंदरगाह स्थित है। आप देखिएगा, इसी नदी के मुहाने पर मरमो गांव बंदरगाह स्थित है, जहां से कच्चे एक्स को, कच्चे लोहे को निकालकर व्यापार किया जाता है इसी नदी के रास्ते से। बातें समझ में आई? इसी बंदरगाह से, इसी मरमो गांव बंदरगाह से इसका क्या किया जाता है? कच्चे एक्स को निकालकर व्यापार किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। ये आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट में बात कर लूं, जुआरी नदी पर ही वास्को दा गामा शहर जो है इसी नदी के किनारे बसा है। वास्को दा गामा शहर इसी नदी के किनारे बसा है। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट में आगे की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक नदी आती है जो पश्चिमी घाट से ही निकलती है, उसका नाम है शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती। शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है लेकिन शिमोगा पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? शिमोगा पहाड़ी। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शरावती नदी उद्गम की बात कर लूं तो ये कर्नाटक है और कर्नाटक में एक पहाड़ी है शिमोगा पहाड़ी। शिमोगा पहाड़ी जो है शिमोगा जिले में है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। इस शरावती नदी को हम और किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है? और कोई नाम नहीं इसका। इसी नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का
सबसे ऊंचा प्रपात की मैं बात करूं तो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, या इसी को हम बोलते हैं गोरसप्पा, गोरसप्पा, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, बोल सकते हैं आप महात्मा गांधी। ये भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रपात नहीं है, सबसे ऊंचा प्रपात। प्रपात का मतलब ये होता है कि ये कोई क्षेत्र है, ऐसे नदी यहां से निकल रही है, जब यहां से यहां पे गिरेगी ऐसे ही, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है उसी को क्या बोलेंगे, प्रपात बोलेंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है, ऊंचाई पर स्थित, उसको आप बोलते हैं कुचकल। कुचकल सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ना कि सबसे ऊंचा प्रपात है। वो ओराही नदी पर है, मैं बता दे रहा हूं कुचकल। इसको आप याद रखना, बड़ा कंफ्यूज करता है। कुचकल जो प्रपात है ये ओराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में ही। बात क्लियर हो गई। ये जैसे कि आप यहां से कल्पना करो, मैं मिटा के थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऐसे है। तो यहां से जब नदी आएगी तो यहां से झरना गिरेगा, प्रपात का निर्माण होगा, फिर आगे बढ़ेगी, फिर यहां प्रपात का निर्माण होगा, फिर आगे बढ़ेगी, फिर प्रपात का निर्माण होगा। तो इसका तो प्रपात छोटा है ना, लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर कोई प्रपात है, झरना है, तो यह है कुचकल ऊंचाई पर स्थित। लेकिन प्रपात सबसे ऊंचा किसका है, आपको मैंने भी दिखाया, तो वो जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। बातें क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं दूसरी नदी के बारे में। छोटी छोटी नदियां हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक नदी का नाम है भारत पूछा, और इस भारत पूछा नदी का जो उद्गम होता है तमिलनाडु से होता है, अन्नामलाई से होता है। इसे नीला नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, नीला नदी। आपको याद हो जाना चाहिए, नीला नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, नीला नदी के नाम से जानते हैं। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, आप उसको याद रखिएगा। भारत पूछा के बारे में लिखिएगा, भारत पूछा नदी के बारे में। इसे नीला नदी के नाम से भी जानते हैं, नीला नदी। ये निकलती तो उद्गम इसका होता है, उद्गम है तमिल से होता है, तमिलनाडु से होता है। तमिलनाडु में कहा, अन्नामलाई। लेकिन मैं बात कर लूं, अन्नामलाई ये केरल की महत्वपूर्ण नदी है और केरल से होकर प्रवाहित होती है, अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, आप याद रखना। नेक्स्ट में बात कर लूं आगे की तरफ, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा बात करें तो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि ये नदी के बाद कौन सी नदी है, तो आप बोलेंगे पेरियार नदी है। कौन सी नदी है, पेरियार। और पेरियार नदी का उद्गम भी वहीं से होता है, केरल से होता है। पेरियार की छोटी छोटी नदियां याद कर लीजिए, पेरियार। पेरियार नदी की मैं बात करूं, उद्गम की मैं बात कर लूं, उद्गम तो केरल से होता है। ये अपने जल को दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अपने जल को बंगाल की अरब सागर में गिरा देती है, सॉरी अरब सागर में गिरा देती है। बार बार बंगाल की खाड़ी याद आ रहा, बट ऐसा नहीं है, अरब सागर में गिराती है। पेरियार जो नदी है इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की क्या कहते हैं, केरल की जीवन रेखा कहते हैं, याद रखना। काफी महत्वपूर्ण है पेरियार नदी।
पेरियार नदी पर ही इडुक्की बांध बनाया गया है जो केरल में है, आप याद रखो। इसी पे क्या बनाया गया है? इडुक्की, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहां बनाया गया है? केरल में बनाया गया, पेरियार नदी पे। अगर आप भूलते हैं तो आप इसको कैसे याद करेंगे? मैं आपको याद कराने का एक अच्छा ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। कौन सा? आप लिखिए इडुक्की बांध, इडुक्की, इडुक्की बांध किस राज्य में है? केरल में। किस नदी पे है? पेरियार पे। आप याद कैसे करेंगे? मान लो आप कहीं पे आप जब जाते हो स्नान करने के लिए तो अपने साथ किसी और को ले जाते हो। मान लो आप सोना बाबू दोनों लोग साथ में गए। कहां गए? सोना बाबू। ये है सोना, ये है सोना आपकी, ये है बाबू आपकी। सोना बाबू आज कह रहे हैं कि आज चल तो कहीं स्नान कराते किससे नदी में। बातें समझ में आई? इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं स्नान कराते हैं, डुबकी लगा आते हैं, इसमें क्या दिक्कत? उन्होंने नदी में डुबकी लगा लेंगे दोनों लोग साथ साथ। अब सोना बाबू डुबकी लगाने के लिए चले गए। कहां चले गए? जैसे ही डुबकी लगाने के लिए पहुंचे यहां पे इसी नदी के पास, तुरंत डुबकी लगाने से पहले कहा कि वहां के आसपास के लोगों ने कहा, वहां देख रेख करा, कहा पहले पे करो पैसा। क्या करो? पे मतलब पेरियार, पहले आप पे करो, सोना बाबू से कहा। सोना बाबू कैसे करें? अपने सोना से करें, सोना जी थोड़ा पैसा दो, डुबकी तभी लगेगी। अब पैसा दिया, कहा पे कर, पे मतलब पेरियार, कर मतलब केरल, डुबकी लगाने के लिए डुबकी, डुबकी को डुबकी से रिलेट करो। अब पे कर, पे कर, पे मतलब पेरियार, कर मतलब केरल, तभी क्या लगाएगा? डुबकी लगाएगा। अब ये दोनों मिलके धपाक धपाक डुबकी लगा रहे हैं, घुसर घुसर के ठीक ठाक से जबरदस्त तरीके से लगा रहे हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट नदी की मैं बात कर लूं थोड़ा सा आगे, पंबा नदी है और पेम्बा नदी भी का उद्गम पंबा नदी, पंबा रिवर की मैं बात कर लूं। जो पंबा नदी है इसका उद्गम भी मेरे दोस्त केरल से ही होता है। और ये नदी पश्चिम ढाल का अनुसरण करते हुए पश्चिमी घाट से निकल रही है और अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। जहां गिराती है वो गिराती तो है डायरेक्ट वहां नहीं गिराती, यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं, एक नदी के पास जहां गिराती एक झील है, लैगून नामक एक झील है। उसी लैगून में ये नदी जाके अपने जल को गिरा देती है, आप जानते हैं। और गिराने के बाद ये झील का पानी इस अरब सागर से मिलता जुलता रहता है। बातें समझ में आई? किससे मिलता जुलता रहता है? अरब सागर से इस नदी का पानी क्या होता रहता है? मिलता जुलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज नदी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, भारत के उपवास तंत्र के बारे में हमने कंप्लीट करके समाप्त कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू।